नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, हमेशा की तरह खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 7 यानी क्लास 7th के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी क्लास 7th के लिए हिंदी व्याकरण के वीडियोस की हम शुरुआत करने वाले हैं आज से। और ये पहला वीडियो है तो पहला अध्याय है जिसका नाम है भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो ये वीडियो तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस की यह बुनियाद बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं भाषा और व्याकरण को एकदम शुरुआत से। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बात बिल्कुल सही है, हम मनुष्य हैं और हम सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी भी हैं, क्योंकि केवल हमारे ही पास यानी मानव के ही पास एक अनोखी शक्ति है। और वह अनोखी शक्ति क्या है? ईश्वर का वरदान है, और वह है वाणी यानी हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी ध्वनि, जो भाषा के रूप में मुखरित होती है। तो भाषा के रूप में मुखरित होती है यानी भाषा के रूप में प्रकट होती है। इसी के द्वारा वह अतीत का अवलोकन करता है, वर्तमान में जीता है और भविष्य की कल्पना करता है। अन्य प्राणियों के पास यह शक्ति नहीं है। यही उसे पशुओं से भिन्न करती है और समाज का विकास करती है। हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति, हमारे जो विचारधाराएं हैं, जो हमारा विचार है और जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसको हम बड़ी सरलता से क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर पाते हैं। किसकी सहायता से? वाक्यों की सहायता से, जो भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। भाषा का ही एक अभिन्न अंग है वाक्य। तो आप जानते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता जीवन यापन करना। भाई, हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाते तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाते, विकास की राह पर आगे कैसे बढ़ते? तो भावना की अभिव्यक्ति कर पाना निसंदेह जो है एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है हमारे लिए, कि उसने हमें वाणी जो है वो प्रदान की है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं और एक दूसरे के मनोभावों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। अब आप कहेंगे सर ये धातु का मतलब यहाँ पे क्या है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुछ मुख्य शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया को व्यक्त करते हैं, जैसे कि पढ़। तो पढ़ जो शब्द है वो धातु शब्द कहलाएगा, क्योंकि वो मूल शब्द है और उससे मिलकर के शब्द बना है पढ़ना। ऐसे ही लिखना शब्द जो है वो लिख शब्द से बना है, तो लिख जो है वो क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। इसका अर्थ है क्या? वाणी। किसका? भाषा का अर्थ है वाणी, क्योंकि भाषा एक शब्द से मिला है, शब्द से मिलकर बना है जो है भाष, और भाष का अर्थ होता है वाणी। संकेतों के द्वारा भी वाणी का यह कार्य अल्प मात्रा में हो सकता है, पर उसमें पूर्णता और स्पष्टता बिल्कुल नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि संकेतों से व्यक्त कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो जैसे मुझे भूख लग रही है, ये आप संकेत से कह देंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बातें ऐसी हैं जिनको कहने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको वाणी की आवश्यकता तो पड़ेगी, है ना? भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। संकेतों से आप कितना कुछ व्यक्त कर पाएंगे? बहुत कुछ तो आप व्यक्त नहीं कर सकते, सब कुछ व्यक्त नहीं कर सकते संकेतों से। कहा जाता है यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। संक्षेप में भाषा के निम्नलिखित लक्षण हैं, वो क्या है समझिएगा। सबसे पहला लक्षण क्या है? यह मानव मुख से उच्चारित होती है। आपने कभी किसी कौवे को हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी बोलते हुए नहीं सुना होगा, है ना? क्योंकि ये सब भाषा है और ये सिर्फ मानव के मुख से ही उच्चारित होगी। इसके बाद है, इसमें सार्थक ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। और इसमें क्या प्रयुक्त होती है? भाषा में सार्थक ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनि प्रतीक होते हैं, अपने अपने ध्वनि चिन्ह, ध्वनि प्रतीक बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है, प्रत्येक भाषा की वाक्य संरचना की अपनी व्यवस्था होती है। शब्द व्यवस्थित रूप से जुड़कर के क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, पहले वर्ण मिल करके आपस में जो है क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे, और शब्द जो है फिर वो सार्थक रूप से जब मिलेंगे तो एक वाक्य बनाएंगे, और वाक्यों से मिलकर के जो है फिर भाषा तैयार हो जाती है, बन जाती है। इसमें शब्दों के अर्थ रूढ़ होते हैं, वे बदलते नहीं हैं। हम हाथी को घोड़ा और घोड़े को हाथी या मोर नहीं कह सकते। इससे तो यही समझ में आता है कि शब्दों के जो अर्थ हैं वो क्या है? रूढ़ हैं, है ना? यानी कि वो बदलते नहीं हैं। और इसके बाद लिखा है, यह दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? भाषा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने भाषा के इतने सारे लक्षण जान लिए, इतनी अच्छे से भाषा को पहचान लिया, तो अब बताइए कि भाषा की परिभाषा क्या है? तो आप
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भाषा की परिभाषा आप कैसे दे देंगे कि भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शब्दों के अर्थ रूढ़ होते हैं। यह एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, अब जब हमने भाषा क्या है ये समझ लिया, क्यों ज़रूरी है ये भी देख लिया, भाषा के लक्षण भी समझ लिए, उसकी परिभाषा को भी जान लिया, तो अब हम आगे बढ़ कर के बात करते हैं भाषा के प्रकार की। तो समझिएगा ध्यान से कि भाषा के दो रूप हैं। जैसे आपके दो हाथ हैं वैसे ही भाषा के दो रूप है। वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करने का साधन मौखिक या कथित भाषा, लेकिन लेखनी द्वारा लिखकर विचार प्रकट करने का साधन लिखित भाषा कहलाता है। इसे लिपि भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। तो क्या कौन कौन से दो रूप देखे हमने? वाणी द्वारा बोलकर विचार प्रकट करना, इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे या कथित भाषा कहेंगे, और जो लेखनी द्वारा लिखी गई है कलम से पेन से, उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। कथित भाषा का प्रयोग बातचीत करने में होता है, जबकि लिखित भाषा का प्रयोग साहित्य के निर्माण में, सरकारी कामकाज के लिए होता है। समझिएगा कि मौखिक या कथित भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है। भाई मैंने आपसे आज कुछ बात कही, कल मैं अपनी बात से पलट भी सकता हूँ या उसमें कुछ नया जोड़ सकता हूँ। उसे मानकता और स्थायी रूप जो है वो लिखित भाषा ही प्रदान करती है। इसीलिए लिखे हुए का महत्व तो बहुत अधिक है, बोले गए से भी कहीं ज़्यादा। ठीक, इसके बाद है लिपि। लिपि यानी स्क्रिप्ट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे आप पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। दरअसल ये हिंदी भाषा की में प्रयुक्त होने वाली लिपि है, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हम विस्तार से इसके बारे में भी जानेंगे। समझिएगा कि भाषा के लिखित रूप का आधार उस भाषा की लिपि होती है। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, लिखना या चित्रित करना। इसकी परिभाषा अगर आप देना चाहें लिपि की तो कैसे देंगे? भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, वैसे ही जैसे अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी और उर्दू की है अरबी फारसी मिश्रित। अब समझिएगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मका लिपि से हुआ है और यूरोप की प्राय सभी भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। देवनागरी, रोमन, गुरमुखी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जबकि अरबी फारसी की बात करें तो उर्दू की लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके बाद में अब हमने जब भाषा को समझ लिया, उसके प्रकार को समझ लिया, तो अब बोली को भी समझ लेते हैं कि बोली क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, भाषा की जो आरंभिक अवस्था होती है ना, जब भाषा को किसी छोटे से क्षेत्र में बोला गया होगा, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और उसने भाषा होने तक का सफ़र तय किया। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा का स्थानीय रूप है, आप कह सकते हैं कि वही क्या है? बोली है। और बोली जो है वो केवल बोलने के काम आती है, इसका कोई साहित्य नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई व्याकरण नहीं होता। इसके बाद में बोली बनती है उपभाषा। बोली का जब विकास हो जाता है तो उसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। बोली केवल बोलचाल के प्रयोग में की आती है, इसका लिखित रूप प्रयोग नहीं होता, जबकि उपभाषा बोली का लिखित रूप है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब समझिएगा, भाषा समझ गए, लिपि समझ गए, बोली समझ गए, तो थोड़ा व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए। भाषा मानव जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। भाषा ना हो तो सोचिए हम एक दूसरे से बातचीत कैसे करेंगे? बातचीत करने से ही तो सारी समस्याओं का हल निकलता है। हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो वैसे ही व्याकरण जो है वो भाषा का एक अभिन्न हिस्सा है। तो भाषा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है और शिक्षित और अशिक्षित सभी जन भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों की भाषाओं में अंतर होता है। बिल्कुल ठीक, आप समझ रहे होंगे कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है उसकी भाषा में बहुत फ़र्क है, और जो एक अशिक्षित व्यक्ति है जिसने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसकी भाषा में फ़र्क होता है। समय तथा स्थान के कारण भी भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं, नए नए शब्द बनते रहते हैं और उनका रूपांतर यानी रूप में अंतर होता रहता है। भाषा का प्रयोग शब्दों के रूपों में समानता बनी रहे, अशुद्ध और मनमाने प्रयोग भाषा को न बिगाड़े, नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन भाषा में अराजकता न लेकर के आ जाए, इन सब के लिए एक सावधानी की, एक अनुशासन की ज़रूरत थी और व्याकरण इसी ज़रूरत को पूरा करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवन में जितना ज़रूरी अनुशासन होता है उतना ही भाषा में भी अनुशासन आवश्यक है, और भाषा में अनुशासन लाने का काम करता है व्याकरण। सोच के देखिए, अगर व्याकरण न हो तो ये कौन बताएगा कि किसके द्वारा लिखा गया शब्द सही है और किसके द्वारा लिखा गया शब्द गलत है? अगर व्याकरण न हो तो भला ये कौन तय करेगा कि कौन कौन सी भाषाओं में कौन कौन से शब्द आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे? तो ऐसे में तो लोग मन से कोई भी शब्द का प्रयोग किसी भी रचना में कुछ भी निकाल लेंगे। ऐसे में भाषा
बिगड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। तो इसीलिए भाषा में अनुशासन पैदा करता है कौन? व्याकरण। तो व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझाना। अब समझिए, कामता प्रसाद गुप्त के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, कामता प्रसाद गुरु, है ना, हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है ये कामता प्रसाद गुरु। और इनके अनुसार अगर बात करें तो ये कहते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण में भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आता है। ठीक है, अब बात करेंगे व्याकरण के विभागों की, तो इसे भी समझते हैं। व्याकरण और भाषा में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, हो भी क्यों ना। भाषा का प्रधान अंग अथवा पहली इकाई वाक्य है और वाक्य शब्दों से ही तो बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि शब्द और पद में क्या फ़र्क है। एक शब्द है, यदि उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वो पद हो गया। आगे बताया जा रहा है कि शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप ही वर्ण कहलाते हैं। जब आप अपने मुंह से क ध्वनि निकालते हैं तो उसके लिए आप ये संकेत, ये चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, इसे हम क कहते हैं। यही क्या है? वर्ण है। तो आगे हमें यही बताया है कि ये सभी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं, इनकी प्रकृति, रचना और प्रयोग का ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस आधार पर व्याकरण के 4 विभाग माने गए हैं। कौन कौन से? वर्ण विभाग या विचार, शब्द विभाग या विचार या शब्द विचार मतलब, पद विभाग या पद विचार, वाक्य विभाग या वाक्य विचार। अब समझिए कि वर्ण विभाग या विचार क्या है। इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं, वर्णों के भेद आते हैं, उसका आकार आएगा, उच्चारण, संयोग, संयोजन, इन सब का उल्लेख आपको मिल जाएगा। शब्द विभाग में क्या आएगा? भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के स्रोत, व्युत्पत्ति कैसे हुई, उनकी भेद क्या है उनमें, उनकी रचना, इन सब पे विचार किया जाता है। पद विभाग पे क्या होगा? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। इसमें पद, उसके भेद, उसके विकारी अविकारी रूप, पदबंध आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विभाग या वाक्य विचार जो है, इसमें हमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, उपवाक्य, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह आदि पर विचार इसमें किया जाता है। इसके बाद है अब हिंदी भाषा। समझिएगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कैसे तय हुआ? आधे से अधिक लोग जिस भाषा को किसी राष्ट्र में बोल रहे हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। यह संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। भारत में हिंदी भाषा भाषी जनता की संख्या सबसे अधिक है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसके बोलने वालों से इसके समझने वालों की संख्या और अधिक है। जो लोग इसे बोल नहीं सकते वे भी प्रायः इसे समझ लेते हैं। हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हिंदी जो है वो मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा, मैं राष्ट्रभाषा नहीं कह रहा हूँ। और हिंदी भारत यूरोपीय परिवार में आती है। अब समझिएगा, इसलिए भारत यूरोपीय परिवार में, इसे भारोपीय परिवार भी कहा जाता है। हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी वर्ग और बिहारी। पश्चिमी हिंदी मतलब ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बहोली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी वर्ग की उपभाषाएं आ जाएगी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, बागड़ी, मालवी राजस्थानी इस वर्ग की उपभाषाएं आ जाएंगी। पहाड़ी वर्ग में गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी उपभाषाएं आएंगी। और बिहारी में आएगी मैथिली, मगही, अंगिका, भोजपुरी इस वर्ग की भाषाएं। मैथिली के बारे में आपको बता दूं कि ये पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा आकर्षक भाषा कहलाती है, जो अपनी ओर आसानी से श्रोता को या पाठक को आकर्षित कर लेती है। इसके बाद में है हिंदी भाषा का मानक रूप। अब समझिएगा, मानक का अर्थ क्या होता है? स्वरूप होता है ना। परिवर्तनशीलता भाषा का सनातन नियम है, इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाषा को सर्वग्राही बनाने के लिए कि सभी लोग इसे सरलता से समझ पाएँ, इसमें अपने भावनाओं का आदान प्रदान कर पाएँ, अभिव्यक्ति कर पाएँ, शिष्ट और शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला रूप ही स्वीकृत होकर किसी भाषा का मानक रूप जो है वो क्या होता है? बनता है। और हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? छोटा सा तो नहीं है, संकुचित नहीं है, अत्यंत विशाल है, व्यापक है, जिसके कारण हिंदी अनेक रूपों में बोली और लिखी जाने लग गई है।
इससे एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए हिंदी का एक मानक रूप भी स्वीकृत किया गया है, जो इसे भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठाकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित अब कर रहा है। ठीक, अब समझिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो इस अध्याय को पढ़ने समझने के बाद हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन कौन सी है? सबसे पहली बात है कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक लिखित। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो ध्यान रखना है वो है कि बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है और लिखने और पढ़ने को भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। जो भाषा सबसे पहले सीखी जाती है वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भाषा के लिखित रूप के प्रयोग से ज्ञान को अनेक युगों के लिए सुरक्षित और संचित रखा जा सकता है। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी है। और विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके लिखने की विधि की लिपि को लिपि कहते हैं। और आधुनिक काल में हिंदी की खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो तो आपको स्मरण में रखना होगा, और कुछ कॉन्सेप्चुअल यानी अवधारणात्मक बातें थी जो मैंने आपको बताई, समझाया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, और आपको जल्द ही इस श्रृंखला में आगे के वीडियोस उपलब्ध होते चले जाएंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।